डियर स्टूडेंट्स, मैं गोपाल सिंह कृष्णा लाल कॉलेज छोटमलपुर सहारनपुर की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं बीए एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश के ऊपर अपना लेक्चर देना चाहता हूँ। इसे जरा ध्यान से समझिए। बीए एलएलबी पाठ्यक्रम 5 वर्षीय, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर को BL 1001 के अंतर्गत जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट को रखा गया है। उसके अध्यापन के लिए मैं आज सबसे पहले आप लोगों को विषय के पाठ्यक्रम जिसमें कौन से टॉपिक रखे गए हैं के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिर उन टॉपिक के ऊपर जो मेरे द्वारा बनाया गया लेक्चर है, जो मेरे द्वारा दिया गया लेक्चर है, उसको मैं स्पष्ट करूंगा। आज मैं सबसे पहले बीए एलएलबी पाठ्यक्रम में फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश के अंतर्गत जिन चीजों को रखा गया है उनके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहला टॉपिक होगा ग्रामर एंड विशेष। पहला टॉपिक होगा ग्रामर एंड विशेष। दूसरा टॉपिक होगा यूजेज ऑफ टेंसेस, यूज ऑफ टेंसेस, वर्ब्स, डिटरमाइनर्स, prepositions, agreements of the verbs with subject, agreements of the verb with subject, agreement of the verb with subject, B part में होगा common errors in English, B part common errors in English, common errors in English. C part basic transformation, C part से बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, C part बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन,
बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस, असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड रिकॉर्डेड स्पीचेस। फिर दूसरे टॉपिक में हमारा आएगा क्वेश्चन टेक्स्ट। दूसरा टॉपिक होगा हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट। दूसरा टॉपिक है हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट। क्वेश्चन टेक्स्ट short responses, short responses, short responses, punctuation, पंक्चुएशन। तीसरा टॉपिक हमारा आएगा लीगल कॉम्प्रिहेंशन। लीगल कॉम्प्रिहेंशन। और नंबर 4 टॉपिक होगा हमारा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन from Hindi into English, and from English and from English into Hindi। प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में ग्रामर का ज्ञान होना जरूरी होता है, क्योंकि पूरा पेपर हमारा जनरल इंग्लिश के ऊपर निर्भर करता है, जनरल इंग्लिश के ऊपर डिपेंड करता है। और जनरल इंग्लिश को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ग्रामर की जरूरत पड़ती है। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने ग्रामर पर थोड़ी चर्चा करता हूँ। किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए सबसे पहले व्याकरण की जानकारी जरूरी होती है। आज हम अंग्रेजी भाषा को पढ़ने जा रहे हैं और अंग्रेजी भाषा की अपनी व्याकरण ग्रामर के नाम से जानी जाती है। ग्रामर के नाम से जानी जाती है और व्याकरण का अध्ययन हम अक्षरों के माध्यम से करते हैं। अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर होते हैं जिन्हें हम ए से लेकर जेड तक इंडिकेट करते हैं। इनमें से 5 वोवल होते हैं जिन्हें हम ए, ई, आई, ओ, यू के नाम से जानते हैं। 2 हमारे सेमी वोवल होते हैं जिन्हें हम डब्ल्यू और वाई से इंडिकेट करते हैं। बाकी बचे हुए सभी हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं।
अगर हम अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स, ग्रामर के नियमों के आधार पर इन अक्षर को, इन लेटर्स को कंबाइन कर देते हैं तो ये हमारा वर्ड का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा वर्ड का निर्माण करते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स, अगर हम ग्रामर के नियमों के आधार पर इन वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो इस प्रकार का जो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होगा, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हमारा सेंटेंस कहलाएगा। जो वर्ड का कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा। और ये कॉम्बिनेशन एक स्ट्रक्चर के आधार पर होना चाहिए जिसमें सबसे पहले कार्य को करने वाला कर्ता आना चाहिए, फिर उसके बाद में क्रिया, वर्ब इन प्रॉपर टेंस, वर्ब इन प्रॉपर टेंस, क्रिया उसी टेंस में आनी चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद में बचा हुआ कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। इस प्रकार से शब्दों का समूह जो एक व्यवस्थित ढंग से लिख दिया जाए, जिसमें सबसे पहले कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बचा हुआ वाक्य का भाग आता हो, तो इस प्रकार के जो शब्दों का समूह होता है वो हमारा क्या कहलाता है? सेंटेंस। प्यारे विद्यार्थियों, आज का सबसे पहला टॉपिक मेरा यही बनता है, व्हाट इज सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या होता है एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, जनरल इंग्लिश को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ी सेंटेंस की। ये मुख्य टॉपिक होता है। जब तक हम लोगों को ये पता नहीं होगा कि सेंटेंस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, तो जनरल इंग्लिश के जितने भी टॉपिक हमने तुमको बताए, चाहे उसमें यूज ऑफ टेंसेस हो, वर्ब्स हो, डिटरमाइनर्स हो, प्रीपोजिशंस हो, एग्रीगेट्स हो, वर्ब्स हो या कॉमन एरर्स हो, इन सभी बातों को पढ़ने के लिए चाहे एक्टिव वाइज है, पैसिव वाइज है या हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी टॉपिक है, उन सब को पढ़ने के लिए हमें सेंटेंस की जरूरत होती है। और जब तक हमें सेंटेंस का पता नहीं होगा कि सेंटेंस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, तो हम इन टॉपिक को नहीं पढ़ सकते। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने इस सेंटेंस को ही बताने जा रहा हूँ। जरा ध्यान से समझिए। देखिए बेटे, सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है? जब हम लिखते और बोलते हैं तो हम कुछ शब्दों के समूह का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के शब्दों के समूह को हम सेंटेंस अर्थात वाक्य कहते हैं। एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का कोई भी समूह, which has its own subject and predicate, जिसमें उसका अपना कर्ता और अपना विधेय आता हो, is called sentence, तो सेंटेंस कहलाता है। और एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में हम्टी डम्टी, शैडो दीवार, हम्टी डम्टी शैडो दीवार, हम्टी डम्टी दीवार पर बैठी थी। इस वाक्य में शब्दों के समूह को दिया गया, हम्टी डम्टी को दिया गया, सेट को दिया गया, ऑन दीवार दीवार को दिया गया। तो ये अपने आप के शब्दों का समूह है। या उदाहरण के रूप में I found him working. I found him working patiently in his room last evening. इस वाक्य में भी आई को दिया, फाउंड को दिया, हिम को दिया, वर्किंग को दिया, प्रेजेंटली को दिया, इन हिज रूम, लास्ट इवनिंग को दिया। ये शब्दों का एक समूह है और ये शब्दों का समूह एक व्यवस्थित ढंग से रखा गया। और वो व्यवस्थित ढंग क्या बना? पहले हम सब्जेक्ट लाए, उसके
बाद में फिर हम वर्ब इन प्रॉपर टेंस क्रिया को हम उसी टेंस में लाए। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लाए, अगर हुआ तो लाए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। उसके बाद में फिर हम बचा हुआ भाग, वाक्य का बचा हुआ भाग कॉम्प्लीमेंट लाए। इस प्रकार के जो शब्दों का समूह होता है, इस प्रकार के शब्दों का समूह जो अपने आप में पूरा भाव बनाता हो तो अपने आप में सेंटेंस कहलाता है। इस प्रकार से एक सेंटेंस के दो भाग हो जाते हैं। एक सेंटेंस के दो भाग हो जाते हैं। एक क्रिया से पहले वाला भाग, एक क्रिया के बाद का भाग जिसमें क्रिया भी शामिल है। क्रिया से पहले वाला भाग सदैव सब्जेक्ट कहलाता है, और क्रिया के बाद का भाग जिसमें क्रिया भी शामिल होती है वो भाग हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। समथिंग, कोई भी चीज, which tells about predicate, जो विधेय के बारे में बताती है, इसका सब्जेक्ट वो कर्ता कहलाती है। इसी के साथ समथिंग, कोई चीज, which tells about subject, जो कर्ता के बारे में बताती है, इसका प्रेडिकेट वह विधेय का प्रेडिकेट कहलाती है। कभी कभी क्या होता है कि एक सब्जेक्टिव पार्ट किसी अकेले शब्द, नाउन या प्रोनाउन से मिलकर बन जाता है, और कभी कभी ये होता है कि सब्जेक्टिव पार्ट में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जिसमें से कुछ डिटरमाइनर भी होते हैं, कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं, कुछ नाउन या प्रोनाउन भी होते हैं, कुछ फ्रेज जिसे हम कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं होते हैं। जब वाक्य में सब्जेक्टिव पार्ट में, अर्थात जब वाक्य का सब्जेक्टिव पार्ट बहुत से शब्दों से मिलकर बनता हो, तो इस प्रकार से उन शब्दों को व्यवस्थित करना एक समस्या हो जाती है। उस समस्या का निदान पाने के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है। अगर हम उसके आधार पर उन शब्दों को कंबाइन करते हैं तो हमारे सब्जेक्टिव पार्ट की रिवर्टिंग हो जाती है। वो कैसे? उदाहरण के लिए डिलीट हुआ है, in the class is my student। दूसरे वाक्य में लिखा मैंने he gave me a pen in the he gave me a pen in the class। अब दोनों वाक्यों की कंपैरिजन करने से पता चला कि वाक्य में क्रिया से पहले जो भाग आया सब्जेक्ट, वह बहुत से शब्दों से मिलकर बना। दूसरे वाक्यों में क्रिया से पहले जो शब्द आया वो सिर्फ एक अकेला प्रोनाउन है जो अकेले शब्द से मिलकर बना। इस प्रकार से जो ऊपर वाला भाग है जो बहुत से शब्दों से मिलकर बना, तो उसे व्यवस्थित करना मुश्किल हो जाता है। उसे व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले वाक्य में डिटरमाइनर को लाना चाहिए। डिटरमाइनर में ए
लास्ट में देना चाहिए और उसके बाद में फिर वर्ब आनी चाहिए और वर्ब के बाद का भाग जो भी प्रेडिकेट कहलाता है उसे कैसे रीऑर्डरिंग करना उसको अभी बताया जाएगा। नीचे वाले वाक्य में सिर्फ एक नाउन नहीं था बल्कि प्रोनाउन, तो पूरे ही वाक्य की जो स्ट्रक्चर थी वो बदल जाती है, तो सिर्फ कोई नाउन या प्रोनाउन ही हम वाक्य में लिख सकते हैं। अब उसके बाद प्रेडिकेट पार्ट की रीऑर्डरिंग। प्रेडिकेट पार्ट प्रेडिकेट पार्ट की रीऑर्डरिंग किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट आ ही गया, सब्जेक्ट की रीऑर्डरिंग को करनी हमने सीख ली। उसके बाद में फिर आता है प्रेडिकेट पार्ट। इस प्रेडिकेट पार्ट की रीऑर्डरिंग करने का तरीका वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा हो जाता है सी का भाग, दूसरा होता है बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब एक सेंटेंस में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट आते हो, उनमें से एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, तो ऐसे कंडीशन में हम सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। फिर उसके बाद जो भी बचा हुआ भाग होता है उसे वाक्य के अंदर कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिख देते हैं। उदाहरण के रूप में ही गिव मी ए पेन इन द क्लास, उसने कक्षा में मुझे एक पेन दिया। ही सब्जेक्ट हो गया, गिव क्रिया हुई, मी ऑब्जेक्ट है, ये पेन ऑब्जेक्ट है और इन द क्लास ये बचा हुआ भाग कॉम्प्लीमेंट है। तो ऐसी कंडीशन में वाक्य में हमारे दो ऑब्जेक्ट आए, उनमें से एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में हमने पहले कौन से ऑब्जेक्ट को लिखा, INDIRECT इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा और बाद में कौन से ऑब्जेक्ट को लिखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा। अगर बाई चांस हम इनका इस्तेमाल कर दें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले जाएं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आए, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है, तब जाकर वाक्य बनता है he gave a pen to me in the class। इस प्रकार से वाक्य की स्ट्रक्चर बदल जाती है। तो एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक भाग सब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा भाग प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है। उसे किस प्रकार से रीऑर्डरिंग करनी है वो मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। अब बात आती है अपना करता और अक्षर लिखे होता हो इस कार्ड सेंटेंस वो वाक्य कहलाता है। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वाक्यों के प्रकार। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर सेंटेंसेस आर ऑफ थ्री काइंड्स, आर ऑफ थ्री काइंड्स। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर सेंटेंसेस आर ऑफ थ्री काइंड्स, सेंटेंस अर्थात वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, सेकंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, थर्ड कंपाउंड सेंटेंस। अब इन तीनों सेंटेंसेस को पढ़ना, इनकी परिभाषा जानना अति आवश्यक होता है एक अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए। सिंपल सेंटेंस को हिंदी भाषा में साधारण वाक्य के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी भाषा में मिश्रित वाक्य के नाम से जानते हैं। और कंपाउंड
कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी भाषा में संयुक्त वाक्य के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक सेंटेंस की परिभाषा जानना भी आवश्यक है। फिर सेंटेंस अपने आप में कितने भागों में बढ़ते हैं इस बात को जानना भी जरूरी होता है। और मैं सबसे पहले तुम लोगों के सामने इस सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करूंगा। दो बीज है जिन वाक्यों में सिर्फ एक गुण क्रिया होती हो वे वाक्य हमारे सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में he runs on the road, he runs on the road। इस वाक्य में रन मुख्य क्रिया का कार्य कर रही है, अर्थात वाक्य में फाइनाइट वर्ब का कार्य कर रही है। अगर इसी वाक्य को हम देखा जाए सीइंग द पुलिस, he runs on the road, तो नीचे वाले वाक्य में हमें दो क्रिया नजर आती है। एक सी वाली नजर आता है शी, दूसरी रन्स। तो ऐसी कंडीशन में जो सीइंग है ये वाक्य में नॉन फाइनाइट अर्थात अपूर्ण क्रिया का कार्य करते हुए है। अपूर्ण क्रिया का कार्य करते हुए है, रन्स पूर्ण क्रिया का कार्य करते हुए है। और जिन वाक्यों में सिर्फ एक पूर्ण क्रिया आती हो तो वे वाक्य हमारे सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। सिंपल सेंटेंस फिर चार भागों में बढ़ता है। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर असर्टिव सेंटेंस दो भागों में बटेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो भागों में बटेगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंपेरेटिव सेंटेंस भी दो भागों में बढ़ता है। एक वो जिनमें सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूनिट होता है, दूसरे वो जो लेट से प्रारंभ होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दो भागों में बढ़ते हैं। एक वो जो किसी विषयबोधक शब्द से प्रारंभ होते हो, दूसरे वो जिनमें कोई इच्छा या बधाई या अभिवादन, जिन्हें हम ऑपरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आज का टॉपिक मैं इतना ही रखता हूँ। कल मैं सिंपल सेंटेंस को डिटेल से तुम लोगों के सामने बताऊंगा कि वो